नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 22 नवंबर 2023 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट इन दोनों पारियों में पूछे गए जीके के लगभग 80 सवाल। फर्स्ट शिफ्ट में पूरे सवाल मिल चुके हैं, यानी 50 में से लगभग कंप्लीट सवाल है, यानी 49 सवाल। एक सवाल जो थोड़ा मिस है, लैंग्वेज अस्पष्ट है, बाकी 50 के 50 सवाल मिल चुके हैं। एग्जैक्ट 49 सवाल फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के यहाँ पर 30 के आसपास सवाल देखने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट के थोड़े सवाल कम मिले, लेकिन जो रियल और ऑथेंटिक सवाल है वही आपके सामने लाते हैं। तो लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। थर्ड शिफ्ट का आज भी वीडियो नहीं आ पाएगा, कल से कंटिन्यू करेंगे थर्ड शिफ्ट के। तो देखते हैं शुरुआत 22 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 50 जीके के सवाल। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में, टेलीग्राम ऐप पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा @TREND GK वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। 2,70,000 के आसपास एक्टिव मेंबर्स हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ फाइल डेली मिल जाती है। फर्स्ट शिफ्ट का पहला सवाल, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की क्या रैंक रही है? भारत की रैंक रही है 48वीं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत की 48वीं रैंक रही है। भारत के टोटल मेडल कितने थे? तो 1 2 के 4, यानी 7 मेडल थे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। इन 7 मेडल में जो यहाँ पर गोल्ड मेडल लेके आए हैं वो नीरज चोपड़ा हैं, एथलेटिक्स में लेके आए हैं, जेवलिन थ्रो में लेके आए हैं। सिल्वर 2 मेडल थे, उसमें मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम भार वर्ग और रवि कुमार दहिया का कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल है। भारत का जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाक की बात करें तो ओपनिंग में ध्वजवाक रहे थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और क्लोजिंग में रहे थे बजरंग पूनिया। और 4 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल आप देख सकते हो, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन का बॉक्सिंग में, और भारत की जो फील्ड हॉकी टीम है उसका आया है, साथ ही साथ बजरंग पूनिया का कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग में। इस टाइप से भारत के वर्तमान में ओलंपिक में अब तक 35 मेडल हो चुके हैं, 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज। अगला सवाल है, मालदीव का 2008 का संविधान किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नामित करता है? तो मालदीव जो देश है उसका राजकीय धर्म है इस्लाम। जो मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म है, तो केवल मुसलमानों को देश में नागरिकता रखने की यहाँ पर अनुमति है। जो भी नागरिक है वो मुस्लिम है, एक तरीके से राजकीय धर्म है मुस्लिम इस्लाम मालदीव का 2008 के संविधान के अकॉर्डिंग। तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पखावज से है। तोताराम शर्मा पखावज वाद्य यंत्र के वादक है। पखावज के अन्य जो महत्वपूर्ण वादक है उसमें गोपाल दास का नाम आता है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान। अभी जो फर्स्ट शिफ्ट के लगभग 50 सवाल हैं, लास्ट में कमेंट करके बताना इन 50 में से आप जीके के कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। और बाकी आप प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हो टेक्स्ट बुक पर, जहां से डेली प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को परखिएगा, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कीजिएगा, और कौन सा सब्जेक्ट सेक्शन वीक है उसका एनालिसिस कीजिएगा। मॉक टेस्ट देते हो वहाँ पर विश्लेषण करो कि कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो बार बार, नेक्स्ट मॉक में वो गलती ना हो, तो यहाँ पर उसको राइट करते हुए, नोट करते हुए दोबारा आप मॉक टेस्ट देंगे कम समय में, एक्यूरेसी बेहतर करते हुए। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अभी ऑफर चल रहा है एपी ओवर्स डील, तो इस हैप्पी ओवर्स डील में यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो 449 रुपये में ये ईयरली पास मिल जाएगा। आप कहेंगे ईयरली पास का क्या मतलब हुआ? ईयरली पास प्रो मिलेगा आपको। एक पास होता है, एक पास प्रो। पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है ना, जो भी एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर मॉक फॉर्म में आप लगा सकते हैं। तो सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी है। रेलवे का एग्जाम आओ, एसएससी का है, बैंकिंग का है, डिफेंस का है, आपने एक बार पास ले लिया मतलब जो भी एग्जाम आए आप वहाँ पर मॉक टेस्ट दे पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बेहतरीन ऑफर के लिए टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इसमें आपके सभी एग्जाम 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कवर हो जाते हैं। ऑलरेडी लाखों यूजर्स यहाँ पर डेली मॉक देते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर एग्जाम का माहौल देखने को मिलता है। एग्जाम का जो इंटरफेस डैशबोर्ड है सेम उसी टाइप से प्रैक्टिस होगी। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं न्यू कैंडिडेट प्रैक्टिस के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला सवाल है यहाँ पर, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। प्रथम अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ है बम्बई में, उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम महासचिव, या फिर कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई है। नेक्स्ट अपना सवाल है, भरतनाट्यम और कथक नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? अब यहाँ पर दो अलग अलग नृत्यों के आपको पूछे, कर्मश करके आपको दे रखा था। भरतनाट्यम में 2021 में, जैसे भारत का मैंने पहले भी बताया था, भारत है तो लक्ष्मी जी, 2021 में भरतनाट्यम का जय लक्ष्मी ईश्वर को दिया गया। भारत का संबंध जय लक्ष्मी ईश्वर से।
और ये सभी बता चुका हूँ आपको, कथक का भी बता चुका हूँ। कथक में आपका क्षमा बांधड़ी थी, समा भाटे है कथक का, भरतनाट्यम में जयलक्ष्मी ईश्वर है। कुचिपुड़ी का 2021 में दिया गया शैलजा को, कुचिपुड़ी है शैलजा, ठीक है। छऊ का 2021 में भुवन कुमार को दिया गया। और बाकी आप देखेंगे कथक का क्षमा भाटे, कथकली का दिया गया है वो दोस्तों इंचाक टू रामचंद्र पिल्लाई, कथकली है तो इस टाइप से कथकली इंचाक टू, कथकली डांसिंग इंचाक टू रामचंद्र पिल्लाई। मणिपुरी है थोकचौम एबे मूवी देवी 2021 का। मोहिनीअट्टम का नीना प्रसाद है, मोहिनी है तो प्रसाद है, मोहिनी प्रसाद। ओडिसी का है 2020 का दिया गया रविंद्र अतिबुद्धि का, ठीक है। कुटियाट्टम का 2021 में दिया गया कला मंडलम गिरिजा को। सोनल मानसिंह को 2003 में कौन सा अवार्ड दिया गया? सोनल मानसिंह को 2003 में अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण। 2003 में पद्म विभूषण पाने वाले ये सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है सोनल मानसिंह। 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है दोस्तों सोनल मानसिंह। तो पद्म विभूषण भी सबसे कम उम्र और पद्म भूषण भी सबसे कम उम्र में पाया है सोनल मानसिंह ने। पद्मश्री के सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है विश्वनाथन आनंद, पद्मश्री के विश्वनाथन आनंद है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसका उपन्यास है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये दोस्तों किरण देसाई का उपन्यास है। इस उपन्यास के ऑथर, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के ऑथर है किरण देसाई। लोक सेवा समिति के में कितने सदस्य होते हैं? लोक सेवा नहीं, लोक लेखा होगा यहाँ पर, ठीक है। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 में 15 प्लस 7 करो, 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के आधे होते हैं, लोकसभा के दुगने से थोड़ा एक ज़्यादा। तो लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7 होते हैं। लोक लेखा समिति है। इसमें जो ये सदस्य होते हैं कौन कौन होते हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन जो लोक लेखा समिति में ये जो सदस्य होंगे ना, केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। और जिसमें 12 लोकसभा के हैं, 7 राज्यसभा के हैं। और ये सार्वजनिक सेवा निगमों के खातों की जांच करेगा। जो सीएजी ऑडिट करता है ना, उनकी जांच ये भी कर पाएंगे। नेक्स्ट अपना है सिक्कों के संग्रह करने वालों को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन है, कॉइन्स का अध्ययन है। जो कॉइन को इकट्ठा संग्रह करते हैं उसे दोस्तों कहा जाता है मुद्रा शास्त्र, या फिर न्यूमिस्मेटिक्स आप कहेंगे। जो टोकन है, सिक्के हैं, कागजी मुद्रा है, इस टाइप से करेंसी का संग्रह करते हैं, वो है न्यूमिस्मेटिक। भीमदेव प्रथम द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर सूर्य कुंड के जस्ट सामने स्थित है? भीमदेव प्रथम द्वारा निर्मित है मंदिर जो सूर्य कुंड, जिसे रामकुंड भी कहा जाता है, उसके सामने स्थित है, वो है सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? गुजरात के मेहसाना जिले में है, जो पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा, तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? इंपॉर्टेंट है, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने कराया। 1026-27 ईस्वी में कराया भीमदेव प्रथम, जो सोलंकी वंश के राजा थे। अब दोस्तों ये तो मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो कि गुजरात में है, मेहसाना में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा में है, जो 1984 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में मान्यता मिली है। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, ये कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में निर्मित है, जो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। मानव के लिए कौन सी वायुमंडल की परत उपयुक्त है? वायुमंडल की जो परत है ना, सबसे निचली शोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर है। ये मानव अपन रहते कहाँ पर? सबसे निचली परत शोभ मंडल में रहते हैं, तो ये अपने लिए उपयुक्त है। शोभ मंडल जहाँ पर मौसम संबंधित अधिकांश घटनाएं आपको देखने को मिलती है, वो शोभ मंडल में, जो पृथ्वी की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मेसोस्फीयर, जो मध्य मंडल मेसोस्फीयर है वो सबसे ठंडी है। सबसे गर्म परत है जो बाहर की है थर्मोस्फीयर। सौर मंडल सबसे निचले है, सौर मंडल के ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और बाह्य मंडल है। सबसे अधिक घनत्व होता है वो दोस्तों ट्रोपोस्फीयर सौर मंडल का ही होता है। ओजोन परत रहती है ना, वो समताप मंडल में रहती है। और पृथ्वी से जो प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे है वो आयन मंडल से टकराकर वापस आती है। वायुमंडल की समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है। सौर मंडल को मिश्रण का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन से सिद्धांतों ने 1576 में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? तो कौन से विद्वानों ने 1576 में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? मजहर जो एक तरीके से बुक आप कहेंगे, जो एक निबंध है, तो ये जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट है मजहर, ये इसको ड्राफ्ट किया था दोस्तों शेख मुबारक ने। शेख मुबारक के पुत्र अबुल फजल ने भी सहयोग किया था। विशेषकर नाम आता शेख मुबारक का मजहर को ड्राफ्ट करने में। तो मजहर वह दस्तावेज जिसने सम्राट अकबर को उनके शासनकाल के दौरान राजनीतिक और धार्मिक मामलों का एकमात्र न्यायाधीश बनाया था। तो ये है दोस्तों अकबर के समय का मजहर प्रारूप है, ड्राफ्ट है, दस्तावेज है, जो शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया।
नेक्स्ट अपना सवाल है, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण यानी हाईएस्ट है, आपको पता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तक कौन थी? प्रथम महिला डांसर जिन्हें पद्म विभूषण मिला है वो थी तंजौर बाला सरस्वती। इन्हें पद्म भूषण मिला है 1957 में और पद्म विभूषण दिया गया 1977 में। सर्वाधिक गतिज ऊर्जा पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो पदार्थ की जो 4 अवस्था दे रखी थी, ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। वैसे प्लाज्मा नहीं होता तो आप गैस करते थे, और गैस का तो एडवांस एक अवस्था है वो प्लाज्मा है, गैस की अवस्था है। तो प्लाज्मा की स्थिति में कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अब आपको पता है गैस में कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन जब गैस को भी गर्म कर दे उस केस में प्लाज्मा प्राप्त होती है। तो गर्म करने पर कण और तेजी से गति करते हैं। तो प्लाज्मा की जो स्थिति है वहाँ पर गैस को अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म करके प्रयोगशाला में ये प्लाज्मा अवस्था बनाई जाती है, जिसमें जो परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आवेशित कण हैं उनकी गैस में ये सभी एक तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सभी अलग होकर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पदार्थ की 3 अवस्था में गैसीय चरण में हमेशा अधिकतम गतिज ऊर्जा रहती है। गैस में 3 अवस्था की बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो घट्टम बजाते हैं, घट्टम वाद्य यंत्र को बजाने वाले जिन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है, उनका नाम है TH विनायकरम। तो TH विनायक राम हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है घट्टम वाद्य यंत्र को, जो एक कर्नाटक संगीत का वाद्य यंत्र है। घट्टम के ये वादक हैं। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश राशि क्या है? अभी 2020 में इसमें सुधार किया गया है, निवेश राशि को बढ़ाई गई है लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम में। तो लघु उद्यम के लिए अधिकतम इन्वेस्टमेंट राशि 10 करोड़ है। ठीक है, लघु इकाई के लिए सीमा 10 करोड़ रुपए है निवेश की, और टर्न ओवर की अधिकतम सीमा है वो 50 करोड़ है। सूक्ष्म सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की जो अधिकतम निवेश राशि है वो 1 करोड़ है, और अधिकतम जो टर्न ओवर है वो 5 करोड़ है। तो सूक्ष्म का 1 करोड़ निवेश और 5 करोड़ टर्न ओवर, लघु का 10 करोड़ निवेश और 50 करोड़ टर्न ओवर है। तो टर्न ओवर तो 5 गुना ज़्यादा ही होता है, 1 गुना 5 5 करोड़ है, फिर 10 का 5 50 करोड़ है। मध्यम उपक्रम के लिए पहले 20 करोड़ था अधिकतम निवेश, अभी बढ़ाकर ये 50 करोड़ हो चुका है। इसका टर्न ओवर कितना होगा? 5 गुना कर दो, 250 करोड़ रुपये टर्न ओवर। तो ये है दोस्तों 1 10 50। नेक्स्ट अपना सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बना हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सार्वजनिक आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया इनके वास्तुकार कौन है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इनके जो आर्किटेक्ट हैं वो जॉर्ज विट्टेट हैं, और इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1913 में, उद्घाटन हुआ था 1924 में। अंतर्राज्य परिषद के सदस्य कौन होते? तो यहाँ पर एक मुख्यमंत्री रिलेटेड सवाल पूछा गया था अंतर्राज्य परिषद से। मुख्यमंत्री तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी इसमें सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अंतर्राज्य परिषद की मेंबर होंगे। प्रधानमंत्री अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त सदस्य कौन कौन होते हैं? तो विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अब राज्यों के मुख्यमंत्री, और SAUT जिसमें विधानसभा है तो उनके मुख्यमंत्री, और SAUT जिसमें विधानसभा नहीं है तो उसमें उपराज्यपाल और प्रशासक होगा, वो होगा सदस्य। और यहाँ पर 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी जो प्रधानमंत्री नामित करते हैं वो भी अंतर्राज्य परिषद के सदस्य होते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री। और राष्ट्रपति शासन जहाँ पर है वहाँ के राज्यपाल भी रहेंगे अंतर्राज्य परिषद के सदस्य। जहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, मुख्यमंत्री नहीं, तो वहाँ पर राज्यपाल हो जाएंगे। अंतर्राज्य परिषद है ये एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर एक स्थायी समिति रहती है जिसमें कौन होते हैं सदस्य? तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो अध्यक्ष के रूप में रहेगा स्थायी समिति में, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहेंगे और 9 मुख्यमंत्री रहेंगे स्थायी समिति में। बाकी अंतर्राज्य परिषद एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, और इसका गठन 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। 263 अंतर्राज्य परिषद के बारे में वर्णन है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं, इसके स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग सवाल था। विश्व व्यापार संगठन के स्टेटमेंट जिसमें स्थापना का भी एक स्टेटमेंट दे रखा था। तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है 1 जनवरी 1995 को की गई, और WTO ने मार्केस एग्रीमेंट के तहत इसकी स्थापना हुई। मार्केस एग्रीमेंट के तहत 1948 में जो गेट था ना, गेट यानी प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य सहमति, गेट की जगह ली है WTO ने। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और WTO के जो सदस्य है वर्तमान में 164 देश हैं। इन 164 में से 160 तो UN के जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश है वो शामिल है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ इसमें है, हांगकांग इसमें है, मकाऊ इसमें है, ताइवान इसमें है। तो हांगकांग, मकाऊ, ताइवान, जो EU है यूरोपियन यूनियन, ये 4 और 160 संयुक्त राष्ट्र देश 164 सदस्य हैं। वर्गीकी का आरोही क्रम क्या है? वर्गीकी
जो क्लासिफिकेशन है उसका आरोही क्रम क्या है, तो आरोही क्रम में सबसे निचला क्रम से ऊपर की ओर जाते हैं। तो जाति सबसे नीचे और सबसे ऊपर आपका रहेगा जगत या फिर डोमेन रहेगा। तो जाति सबसे नीचे, इस टाइप से आप देख सकते हो, सबसे नीचे जाति जिसे आप स्पीशीज बोलते हो। जाति से ऊपर आता है वंश, जैसे जीन्स बोलते हो, जीनस। वंश से ऊपर है कुल जो फैमिली है, कुल से ऊपर गण जो ऑर्डर है, ऑर्डर से ऊपर वर्ग जो क्लास है, और वर्ग से ऊपर आपका आ जाएगा जगत, किंगडम है, जिसे आप फाइलम बोलते हो, डिवीजन बोलते हो, डोमेन बोलते हो। नेक्स्ट है अभी वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, सबसे नीचे जाति स्पीशीज है। जीवों के नामकरण और वर्गीकरण के विज्ञान को वर्गीकी या फिर टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया है, अरिस्टोटल ने। रॉबर्ट विही टेकर का वर्गीकरण 1969 में पंच जगत प्रणाली रॉबर्ट विही टेकर ने दी, जिसमें पंच जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। द्विनाम पत्ती दी थी कैरोलस लिनियस ने, ठीक है, और इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट अपना है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो राधा और राजा रेड्डी है कुचिपुड़ी के डांसर। बाला सरस्वती, रागिनी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति मूर्ति, इंद्राणी रहमान, ये सभी कुचिपुड़ी के डांसर हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कनेक्ट करता है, उत्तर दक्षिण गलियारा दोस्तों ऊपर से नीचे, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु की कन्याकुमारी, तो यूटी में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य तमिलनाडु की कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारे की जो लंबाई है वो 4000 किलोमीटर है, और यहाँ पर पूर्व पश्चिम गलियारा है जो कॉरिडोर है उसकी लंबाई है 3300 किलोमीटर। तो उत्तर दक्षिण की 4000 है, पूर्व पश्चिम की 3300 किलोमीटर है। और पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरात से, राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरता है। यानी आप कहेंगे पूर्व पश्चिम गुजरात जो शुरुआत होती है वो सिलचर असम से होती है। सिलचर असम से लेकर यहाँ पर पोरबंदर गुजरात तक है पूर्व पश्चिम गलियारा। तो पूर्व से पश्चिम की तरह है, सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात की तरफ है। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। तो यहाँ पर एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी है जो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई है, जो 4 प्रमुख नगरों को 4 दिशाओं में कनेक्ट करती है। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई को जोड़ती है। और इसकी लेंथ है स्वर्णिम चतुर्भुज की 5846 किलोमीटर। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है प्रोजेक्ट प्लान किया गया 1999 में, लॉन्च हुआ 2001 में, कंप्लीट हुआ 2012 में। एक दोस्तों स्वर्ण त्रिकोण भी है जो दिल्ली, आगरा, जयपुर को जोड़ता है। आर्टिकल 21 से 2 सवाल पूछे गए। 21A से अनुच्छेद 21 से कब जोड़ा गया, एक ये पूछा है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया। 21 से जो एक शिक्षा का अधिकार बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब सवाल पूछा है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में कौन सा मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया। शुरुआत में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में, जो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करने का कर्तव्य है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही जोड़ा गया है। बथुकम्मा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बथुकम्मा त्यौहार है दोस्तों तेलंगाना का। बथुकम्मा शब्द का अर्थ होता है देवी का जीवन में आना, और ये दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। तो बथुकम्मा तेलंगाना में महागौरी की पूजा इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट अपना सवाल है सेंसस 2011 की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे। जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना सर्वे में, तो 29 सवाल हैं, 29 सवालों का जवाब लिया गया था सेंसस 2011 में। और 2021 की सेंसस में 31 क्वेश्चंस के जवाब हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे। और 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, वो 22 अनुसूचित भाषाओं में से 16 भाषा में हुई थी, और 2021 की जनगणना 18 भाषाओं में होगी। नेक्स्ट अपना 2021 का जनगणना का विषय है जन भागीदारी से जन कल्याण। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो सेंसस 2011 के अनुसार सबसे बड़ी आदिवासी समूह जनजाति वो भील है। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जितने भी एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसमें 38% तो भील है दोस्तों। और यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल एसटी है कितने, अनुसूचित जनजाति है 8.6%, और टोटल एससी है 16.6%। तो ये ध्यान रखना है। हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है एससी एसटी की बात करें यहाँ पर कहाँ पर नहीं है, तो नागालैंड में एससी बिल्कुल नहीं है, एससी शून्य है नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत कम है। सबसे अधिक एससी है नंबर्स के अकॉर्डिंग यूपी और पश्चिम बंगाल में। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो पंजाब में है, प्रतिशत सबसे अधिक है। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे
कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है वो मिजोरम और लक्षद्वीप में है। और नेक्स्ट अपना सवाल है, हरिशैन किस राजा के दरबारी कवि थे? हरिशैन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। हरिशैन का ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। हरिशैन समुद्रगुप्त। कालिदास विक्रमादित्य के, ठीक है, कालिदास विक्रमादित्य के। और कालिदास की रचना आप देखेंगे तो शाकुंतलम, मेघदूत है। बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि। वसुमित्र नागार्जुन के। अमर सिंह चंद्रगुप्त के या फिर विक्रमादित्य के। भवभूति यशोवर्मन के। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो पूरी उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इसमें तीन मुख्य देवता है, एक तो भगवान जगन्नाथ है, उनके बड़े भ्राता यानी बलभद्र है यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में, और उनकी जो भगिनी है सुभद्रा। ये तीन अलग अलग मंदिर रहते हैं जगन्नाथ मंदिर में, बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ का, ये ध्यान रखिएगा। कलिंग वास्तुकला में निर्मित है जगन्नाथ मंदिर। सोमवंती राजा ययाति प्रथम ने इसको निर्मित कराया था। नेक्स्ट अपना सवाल है, कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं। और पहली से अब ये जो 6 लैंग्वेज है ना, इनको कब शामिल किया गया था, लेटेस्ट कौन सी है, पुरानी कौन सी है, और जो शास्त्रीय भाषा शामिल करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सभी देखें तो सबसे ओल्ड से लेकिन तमिल सबसे ओल्ड क्लासिकल लैंग्वेज है, 2004 में शामिल हुई है तमिल। और सबसे लेटेस्ट है ओडिया। तो तमिल सबसे ओल्ड है 2004। तमिल के बाद संस्कृत हुई है 2005 में। और कन्नड़ कन्नड़ हुई है 2008 में, ठीक, कन्नड़ 2008 में। तेलुगु भी 2008 में। तो केटी तो कन्नड़ और तेलुगु ये 2008 में हुई है। संस्कृत 2005 में हुई है। संस्कृत संस्कृत 2005, संस स 5 S, ठीक है। तमिल 2004 में हुई है। और मलयालम 2013, मलयालम 13 मलयालम मलयालम यानी मम मेरा और तेरा, तो 2013। ओडिया है 2014, ओडिया है 2014। और तमिल 2004, सबसे पुरानी तमिल 4। शास्त्रीय भाषा के दर्जा देने के लिए प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास इनका 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, 1500 से 2000 से वर्ष से अधिक पुराना इनका प्रारंभिक इतिहास हो। और साहित्यिक परंपरा में मौलिकता भी होनी चाहिए। और प्राचीन ग्रंथों का एक हिस्सा जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है इसमें। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए एक वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है? भाई ये उटपटांग सवाल है एक तरीके से, यानी हाथ याद करना टफ रहता है। महिलाओं के लिए एक वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई, महिलाओं की कौन याद करे, पुरुष की भी आपको कॉमन का भी नहीं पता है। अब पुरुषों के लिए 2.43 मीटर और महिला के लिए 2.24 मीटर रहती है, यानी 7 फीट लगभग 5 इंच के आसपास रहती है महिलाओं के लिए इसकी हाइट 2.24 मीटर, और पुरुषों के लिए रहती है 2.43 मीटर। नेक्स्ट है, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये किस वर्ष पेश किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत परिषद जो सरकार अधिनियम 1919 है ना, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया इसी में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो आईओए की स्थापना 1927 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष वर्तमान में पीटी उषा है। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना हुई 1920 में। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की 1937 में। फुटबॉल 37 से, ओलंपिक की हुई है दोस्तों 1927 में। अखिल भारतीय टेनिस की 1920 में। वॉलीबॉल की 1951 में। रेसलिंग की 1967 में। टेबल टेनिस की 1926 में। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई की स्थापना कब हुई है? 1984 में। साई की स्थापना 1984 में। तो साई याद रखिएगा 84 है। नेटबॉल 78 है। ऑल इंडिया चेस 1951 है। बास्केटबॉल 1950 है। बैडमिंटन 1934 है। इसके अतिरिक्त एथलेटिक्स का याद रखिएगा 1946 है। बीसीसीआई 1928 है। इंडियन हॉकी फेडरेशन 1925 है। और 2008 में हॉकी फेडरेशन को भंग करके हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में की गई। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो यहाँ पर 11 का 11 आपको पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का आर्टिकल 51 क में है। और ये जो 11 मौलिक कर्तव्य आप देख सकते हो, इनका पूरा सीरियल वाइज याद होना चाहिए कि ए में क्या है, 51 का ए में क्या है, बी में क्या है, क्योंकि इस टाइप से 51 का जी का सवाल सेकंड सेट में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करें, उनके आदर्श और राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान ए में है। बी में क्या है? बी में है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श अपने हृदय में हो। सी में सी ए बी सी तीसरा है तो 3 प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना है सी में।
डी में आपको डॉन रहना है, देश की रक्षा करना है। ई में इक्वलिटी रखनी है, लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना रखनी है। एफ में क्या करना है, अपनी संस्कृति को फेल मत कर देना, संस्कृति को पास करना है, आगे से आगे बढ़ाना है। जी में आपको पर्यावरण जी करना है, पर्यावरण तो बहुत बड़ी अमूल्य चीज़ है, तो इसको जी करिएगा, पर्यावरण जी, तो पर्यावरण की रक्षा है 51 का जी में। एच में आपको क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। एच में आपको हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एच में हमेशा वैज्ञानिक, आपकी सोच हमेशा वैज्ञानिक रहनी चाहिए। आई में मेरा नहीं होना चाहिए, सभी का होना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति है। और जे में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता है। के में ये तो सभी को पता है, 6 से 14 वर्ष वाला 86 अमेंडमेंट में ऐड हुआ। कौन सा किला दिल्ली में, दिल्ली से नहीं है, तीन तो जो थे दिल्ली में, एक तुगलकाबाद किला है, ये दिल्ली में है, एक लाल कोट था, ये भी दिल्ली में है, एक श्री किला, ये भी दिल्ली में है। तो जो तुग तुगलुकबाद किला है ना, ये 1321 में दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था दिल्ली में। लाल कोट को दोस्तों किला राय पिथौरा भी कहते हैं। ये दिल्ली में स्थित दुर्ग लाल कोट या फिर राय जो किला राय पिथौरा है ना, ये तोमर राजपूत किंग अनंगपाल तोमर के द्वारा 1052 ईस्वी में बनाया गया था। श्री का किला भी दिल्ली में है, जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, तो श्री अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा। लाल कोट अनंगपाल तोमर ने बनाया था और गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था तुगलकाबाद किला, तीनों ही दिल्ली में है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड एज, तो एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी है उसे राष्ट्रीय आय कहेंगे, नेशनल इनकम। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कारक लागत पर नेशनल प्रोडक्ट है ना, नेट नेशनल यानी कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था का जो एनएनपी है वो मूल्यह्रास के कारण होने वाले नुकसान को घटाने के बाद जीएनपी है, तो एनएनपी जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाने पर आपको मिलता है। अब यहाँ पर सवाल पूछा है जीएनपी किसके इक्वल है, जीएनपी को जीडीपी के रेफरेंस में बताना था। तो जीएनपी है ये जीडीपी के रेफरेंस में आप देखेंगे जीएनपी बराबर ये है जीडीपी के साथ में एक्स माइनस एम कर दो। अब टोटल जो शुद्ध आय है ना विदेशों से प्राप्त, अब देखिए इनकम फ्रॉम फॉरेन, एक्स यानी विदेशों से जो आय आई है और विदेशों को जो आय गई है उनको आपस में माइनस करेंगे, जीडीपी के साथ ऐड करेंगे ये शुद्ध इनकम को, तो वो हो जाएगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपना है अलीपुर बॉम्बे केस ट्रायल में मुजफ्फरपुर के किस जिला जज की हत्या का प्रयास किया गया था। तो ये जो अलीपुर बम कांड हुआ था, तो अलीपुर बम कांड में मुजफ्फरपुर की किस जिला जज की हत्या की गई थी, वो डगलस किंग्सफोर्ड की गई थी। डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या जो एक ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश था 1908 में की गई थी। इसे कहा जाता है दोस्तों मणिकटोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। डगलस किंग्सफोर्ड बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे। और यहाँ पर अलीपुर बम कांड में चित्तरंजन दास द्वारा अरविंदो घोष का बचाव किया गया था। तो प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे बम फेंकने वाले, और जिस गाड़ी पर बम फेंका था उसमें किंग्सफोर्ड था ही नहीं, बल्कि दो अंग्रेज महिलाएं थी जो हमले में मारी गई थी। अन्य लोग इसमें शामिल थे, अरविंद घोष था, बारिन घोष था, सत्येंद्र नाथ बोस था, कन्हैयालाल दत्त थे, और भी बहुत सारे लोग थे, 30 से अधिक लोग थे जो कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सदस्य थे ये सभी। नेक्स्ट अपना है गोवा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोवा में अधिक होता है दोस्तों आयरन और होता है, लो एस्क होता है। इसके अतिरिक्त गोवा में बॉक्साइट और मैंगनीज भी पाया जाता है, लो एस्क सबसे अधिक है। हमारे शरीर में सर्वाधिक खनिज कौन सा, तो शरीर में दोस्तों कैल्शियम है। कैल्शियम से क्या अपनी जो हड्डियां हैं ना 99% हड्डियां वो कैल्शियम से है। पूरे शरीर का लगभग 2% कैल्शियम है और 1% फास्फोरस है, तो सेकेंड हाईएस्ट है वो फास्फोरस है और सबसे अधिक कैल्शियम है। नेक्स्ट अपना है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत दोस्तों 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से हुई है। कब हुई है ये पूछा है, 23 सितंबर 2018, किस राज्य से नहीं कब हुई ये पूछा था। तो 2018 को 23 सितंबर को ही रांची झारखंड से हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आती है आयुष्मान भारत योजना। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में कितने रुपए का बीमा मिलता है, 5 लाख रुपए का, ठीक है, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है जो बीपीएल धारक हैं उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। नेक्स्ट अपना सवाल है आयुष्मान, ये तो सवाल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का है जो 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से लॉन्च किया गया था।
सवाल है नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या। अब देखिए यदि आपको ये पूछा है कि भारत के किसी भी शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं, तो कोई भी शास्त्रीय नृत्य में 9 रस रहेंगे। लेकिन यदि पूछा कि भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं, तो वो 8 रस हैं। तो 9 8 दोनों में से एक विकल्प रहेगा, तो वो आप करेक्ट कर पाएंगे। शांति के लिए एक त्योहार कहाँ मनाया जाता है, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। नेक्स्ट अपना सवाल है आर्थिक नीति 1991 का केंद्र बिंदु क्या था। आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। आर्थिक नीति 1951 है। इसे एलपीजी मॉडल भी कहते हैं। एलपीजी यानी जो उदारीकरण और निजीकरण वैश्वीकरण। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये इनके फोकस क्षेत्र थे। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में उदारीकरण एक तरीके से विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए नियमों में ढील दी गई, उदारीकरण दिया गया वैश्वीकरण करने के लिए, निजीकरण करने के लिए। पीवी नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे और उस समय मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री। नेक्स्ट अपना सवाल है मिल्खा सिंह का संबंध किस स्पोर्ट से है, तो ये रनिंग से है, एथलेटिक्स से है। एक्चुअल में मिल्खा सिंह दो हैं, एक तो है जीव मिल्खा सिंह। आपको यदि जीव मिल्खा सिंह पूछा है ना, तो वो तो गोल्फ के हैं, गोल्फ के। जीव मिल्खा सिंह भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो ये भी हो सकता है। जीव मिल्खा सिंह पूछा तो गोल्फर थे, गोल्फ से थे। केवल मिल्खा सिंह का पूछा है तो ये ट्रैक रनर थे। तो जीव मिल्खा ध्यान रखना, गोल्फ से थे, कंफ्यूज मत होना। जीव है तो गोल्फ है। रशीदी टिकट पुस्तक के लेखक कौन है। रशीदी टिकट पुस्तक के लेखक है अमृता प्रीतम। मेरा होऊ चोंगबा, मेरा होऊ चोंगबा है, ये किस जो नृत्य है किस राज्य का, ये दोस्तों नृत्य है, ये है मणिपुर का एकजुटता का सांस्कृतिक त्यौहार है। इसे मेरा वेंगुबा या मेरा थाओमी थानबा भी कहा जाता है। तो मणिपुर का एकजुटता को दर्शाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है मणिपुर का। अब ये त्यौहार मनाया जाता है मेतेई कैलेंडर के 15वें चंद्र दिवस पर। नेक्स्ट सवाल है दक्षिण भारत में श्वेतांबर का प्रचार किसने किया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था वो दोस्तों आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान किया था। जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किया था। राज्यसभा में कौन से वोटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। राज्यसभा में वोट करते हैं एमएलए, यानी उस राज्य की विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीटें रहती है, हाइयर जैसे कि उत्तर प्रदेश में 31 है। तो राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। किस वोटिंग सिस्टम से। डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती, जनता वोट देती है एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को देती है। विधानसभा सदस्यों को तो जनता चुनती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से फिर एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य को। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा, एमएलए द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि। यहाँ पर भी दोस्तों आपके सामने प्रायोरिटी रहेगी, आप इसको 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे जो भी खड़े हुए कौन से नंबर पे इनको सिलेक्ट करना चाहेंगे। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से इनकी वोटिंग की जाती है। राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है 245, जिसमें 233 है वो अप्रत्यक्ष रूप से एमएलए चुनते हैं और 12 राष्ट्रपति चुनते हैं, मनोनीत करते हैं एक तरीके से। अंतिम सवाल देखेंगे साइंस का है हॉस्टेल किस वर्ग से संबंधित है। हॉस्टेल की बात करें तो ये दोस्तों स्फेनोप्सिडा वर्ग से संबंधित है। हॉस्टेल स्फेनोप्सिडा, ये हॉस्टेल को दोस्तों इक्विसेटम भी कहा जाता है। तो ये 50 सवाल थे जो फर्स्ट सेट में पूछे गए थे। अब सेकंड सेट में जो भी सवाल मिले वो आपको बता देते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश को एक विशेष राज्य का दर्जा है। तो आर्टिकल 371 एच है, अरुणाचल प्रदेश है तो 371 एच के तहत, 371 एच के तहत अरुणाचल प्रदेश को विशेष अधिकार है। अब सभी राज्यों का देख लेते हैं। आर्टिकल 371 कहता है महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के राज्यपाल ये विशेष अधिकार है कि वे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठावाड़ा और गुजरात की सौराष्ट्र और कच्छ के अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। तो 371 तो महाराष्ट्र गुजरात का है, अलग विकास बोर्ड का है कि महाराष्ट्र के विदर्भ में, मराठावाड़ा में यहाँ पर राज्यपाल विकास बोर्ड बना सकता है और गुजरात की सौराष्ट्र और कच्छ में एक अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं राज्यपाल। 371 कहता है, ये ध्यान रखिएगा। अब 371 के अलग अलग क्लोज हैं जो राज्यों को विशेष दर्जा देते हैं। जैसे शुरुआत 371 ए से करें तो ए ने क्या कर दिया, नागालैंड को विशेष अधिकार दे दिया। तो शुरुआत यहाँ पर 371 में नागालैंड से हुई है, ठीक है, नागालैंड से शुरुआत हुई 371 में। अब 371 बी में असम, बी में आ गया नागालैंड के बाद असम, बी में असम है, समानता है असम, असम 371 बी में। असम को दोस्तों विषम, विषम भी आप कह सकते हो, विषम असम, 371 बी से विषम।
असम। 371 सी से मणिपुर, सी से 371 सी में मणिपुर, 71 सी मणिपुर, 371 डी आंध्र प्रदेश, 71 डी आंध्र प्रदेश, 371 डी आंध्र प्रदेश। 371 ई में एस्टेब्लिशमेंट किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आंध्र प्रदेश में, तो ई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। 371 एफ में सिक्किम है, फिर सिक्किम, 371 एफ फेल सिक्किम, 371 एफ सिक्किम, एफ फेल है, सिक्के फेल है। आर्टिकल 371 जी मिजोरम, अब जी में है मिजोरम, जी मिजोरम जी। 371 एच अरुणाचल प्रदेश जो आपको पूछा, 371 आई गोवा, आप कहाँ पर जाएंगे, गोवा में, आई गोवा। 371 जे कर्नाटक, जे कर्नाटक, जो भी करना है कर दो भाई, 371 जे कर्नाटक। नेक्स्ट अपना देखते हैं कुछ संविधान संशोधन है जहाँ से राज्यों को विशेष दर्जा मिला है, जैसे 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को राज्य का जो 22वां राज्य बनाया गया वो 36वें संविधान संशोधन में, और 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के एसोसिएट राज्य के रूप में शामिल किया गया 35वें, और 36 में सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा मिला, 22वां राज्य है सिक्किम, 22वां राज्य मिला 36 में। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ जहां पर गोवा को राज्य का दर्जा मिला, तो 56 में 1987 में गोवा को मिला। दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। 53 में जो 1986 में 53वां संविधान संशोधन हुआ है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 371 में जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, तो मिजोरम जी, 371 जी 1986 53वें संविधान संशोधन में दर्जा मिला है मिजोरम को। 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड में विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये राज्य का दर्जा दिया गया है जो संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना। अगला सवाल यहाँ पर, संसद किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य को शामिल कर सकता है या फिर हटा सकता है, तो आर्टिकल 3 में कहा गया है कि राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है, तो संसद के पास राज्य का नाम चेंज करना, क्षेत्र है या फिर सीमा चेंज करने का अधिकार है। आर्टिकल फर्स्ट कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 है नए राज्यों का प्रवेश है, कोई विदेशों से नए राज्य भारत में मिल जाए हैं या फिर भारत में ही अलग हो जाए नए राज्य, तो वो आर्टिकल 2 में वर्णन है। अगला सवाल देखते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, विकल्प आधारित है। वैसे एक सागा दावा फेस्टिवल है जो सिक्किम में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है, भगवान बुद्ध के जन्म के समय ये मनाया जाता है, जो कि चंद्रमंत की 15वें दिन मनाया जाता है। अन्य बौद्ध त्यौहार आप देखेंगे तो वहाँ पर पौरनाना डे है, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, हेमिस मोनेस्ट्री भी है लद्दाख में, रूमटेक मोनेस्ट्री सिक्किम में है, लोसर फेस्टिवल तिब्बत में नववर्ष के रूप में, बुद्ध पूर्णिमा, पूछ ले बुद्ध पूर्णिमा है किस मंथ में आती है, तो बैसाख माह की पूर्णिमा को कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, तो बुद्ध पूर्णिमा है बैसाख माह की पूर्णिमा। मौलिक कर्तव्य में कौन सा अनुच्छेद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने के संबंधित है, पर्यावरण को मैंने कहा जी, 51 जी, पर्यावरण है तो जी है, तो 51 का जी में। नेक्स्ट अपना, मुगलों के खिलाफ किस सिख प्रमुख ने विद्रोह किया था, मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था बंदा बहादुर ने। गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया, बंदा बहादुर में। सिख आंदोलन ने मुगल सत्ता को चुनौती दी और बंदा बहादुर के नेतृत्व में संघर्ष के 4 चरणों के दौरान इसे काफी हद तक नष्ट किया। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित है, मीनाती मिश्रा ये दोस्तों ओडिसी डांस, जो ओडिसी डांस है उनकी डांसर है मीनाती मिश्रा। 2012 में इन्हें पद्मश्री दिया गया और 2011 में इनका एक रिकॉर्ड बना था, सबसे ज़्यादा उम्र की जीवित ओडिसी कलाकार थी, जिनका निधन 6 जनवरी 2020 में हो गया बाद में। मीनाती मिश्रा है ओडिसी की कलाकार। अगला सवाल देखते हैं, बैंकिंग में ऋणाधार, समर्थित ऋणाधार की बात हो रही है। आपको लोन लेना है तो कुछ आधार आपको बैंक के पास रखना पड़ेगा, कुछ ऐसी कोलेट्रल चीज़ है, संपार्श्विक गिरवी चीज़ रखनी पड़ेगी, तो जो आप चीज़ गिरवी रखते हो वो ऋण आधार है, आपका लोन लेने का आधार। जैसे आपने गोल्ड की ज्वेलरी यहाँ पर गिरवी रखी, कहीं पर ज़मीन आपने गिरवी रखी, तो आपका लोन का वो आधार बना। नेक्स्ट है, दिहिंग पटकाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, दिहिंग पटकाई महोत्सव मनाया जाता है असम में, ठीक है। तो असम के तिनसुकिया जिले के लेखापानी में दिहिंग पटकाई महोत्सव मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है दिहिंग पटकाई महोत्सव। इस उत्सव का नाम राजसी पटकाई पर्वतमाला और शतरती दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया। आपको पूछ ले लुच्छाई पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मिजो पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मिजोरम और त्रिपुरा में। गटका किस राज्य की मार्शल आर्ट है, गटका है दोस्तों पंजाब की मार्शल आर्ट है। अन्य मार्शल आर्ट से सवाल आते हैं तो सिलंबम है कहाँ की, तमिलनाडु की, सिलंबम तमिलनाडु की है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश की है। कलरीपायटू केरला की है।
लाठी खेला पश्चिम बंगाल और पंजाब की है। सरित सारक और थांगटा थांगटा और सरित सारक मणिपुर की है। पाइका उड़ीसा की है। ये मार्शल आर्ट है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक खेल से भी सवाल पूछे हुए हैं, जैसे कि एक सवाल यू भी लाकपी का पहले आ चुका था, मणिपुर का फुटबॉल है। इसी प्रकार इंसु कंवर जो पारंपरिक खेल है वो मिजोरम का है। कैमल रेसिंग राजस्थान में होती है। और ढोप खेल है असम में, बिहू के समय रहता है बॉल गेम ढोप खेल। पलन गुजी होती है तमिलनाडु में। बुल्लॉक कार्ट रेस महाराष्ट्र में। होरी हबाब होरी हब्बा कर्नाटक में। जलीकट्टी तमिलनाडु में। और कंबाला बफेलो रेस होती है कर्नाटक में। और मारवाड़ी बुल सर्फिंग है केरला में। नेक्स्ट सवाल है 2011 जनगणना अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितनी है। तमिलनाडु की लिटरेसी रेट 2011 में 80.33% है। तमिलनाडु की लिटरेसी रेट। भारत में साक्षरता 74%। तो प्रत्येक राज्य की साक्षरता थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। केरल की हाईएस्ट है 93.91, लक्षद्वीप की 92.28 है, फिर मिजोरम की 51.58 है, त्रिपुरा की 87.75 है, गोवा की 87.40 है और नीचे से बिहार की 63.82 है, अरुणाचल प्रदेश की 66.95 है। लाल किले का निर्माण किसने किया। अब रेड फोर्ट का निर्माण दोस्तों जो ओल्ड दिल्ली में है उसका निर्माण शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में कराया गया। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने लाल किले का निर्माण शुरू कराया जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला लिया। लाल किला के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला सवाल है कौन सा हरित क्रांति संबंधित सही कथन नहीं है। हरित क्रांति की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति विश्व में आई थी 1960 में, भारत में 1965 में है। विश्व में इसकी शुरुआत मैक्सिको से हुई है। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को माना जाता है। और 1970 में नॉर्मन बोरलॉग है ना, हरित क्रांति में किसका प्रयोग हुआ था। हाई हील्ड वेराइटी यानी उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति में मुख्य फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। और हरित क्रांति में सबसे ज्यादा खाद्यान्न में वृद्धि हुई है, गेहूं में 3 गुनी वृद्धि हुई थी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मैंने एक बार बताया था आपको, सभी संविधान जो भाग है 25 भाग, उसमें मैंने ये क्रॉस किया था कि संशोधन करना है तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 2 बार क्रॉस 20 10 10 20। संविधान संशोधन भाग 20 में है, आर्टिकल 368 में है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत में दशक की जनगणना की शुरुआत कब से हुई। दशक की जनगणना 1881 में, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में। वैसे जनगणना की शुरुआत 1872 मेयो के समय और दशक की शुरुआत 53 के समय हुई। देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े हुए थे। देवदास बंजारे पंथी नृत्य के डांसर थे। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का दोस्तों। ये सूटेबल बॉय किसका उपन्यास है। ये सूटेबल बॉय है, ये नॉवल है विक्रम सेठ का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। 10 करोड़ से अधिक 3 राज्य हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ है। महाराष्ट्र की 11.2 करोड़ है। बिहार की 10.4 करोड़ है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, फिर दोस्तों महाराष्ट्र की है, उसके बाद बिहार की है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की है। अभिनव भारत समिति जो यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। अभिनव भारत समिति की स्थापना 1904 में की गई थी। की है दोस्तों दामोदर बंधुओं ने की है। तो यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर 1904 में इन्होंने अभिनव भारत समिति है, ये मित्र मेला के नाम पर नाम चेंज करके अभिनव भारत समिति रखा। वैसे विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में गुप्त समाज जो मित्र मेला है वो शुरू किया था। घूमर नृत्य राजस्थान की कौन सी जनजाति करती है। घूमर नृत्य दोस्तों राजस्थान में भील जनजाति ने मां सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था। घूमर है भील जनजाति का। मामे खान का संबंध किस राज्य से है। मामे खान है दोस्तों जैसलमेर से। कहाँ से। जैसलमेर जो राजस्थान में है वहाँ से एक मंगनियार कम्युनिटी है, उनसे बिलोंग करने वाले सिंगर हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सी टीम 61 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रही है। 36वें राष्ट्रीय खेल हैं जो कि गुजरात के 6 सिटीज़ में हुए हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक रही है वो सर्विसेज की रही है, 61 गोल्ड थे, 128 टोटल मेडल थे। सेकेंड रैंक दोस्तों महाराष्ट्र की रही है जिसके गोल्ड थे 39, टोटल थे 140 मेडल। थर्ड रैंक हरियाणा की रही है, ये गुजरात में आयोजित हुए हैं 36वें राष्ट्रीय खेल। 37वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों हुए हैं अभी गोवा में हुए, जिसमें फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की है, सेकंड सर्विसेज की है 37वें में। 38वें दोस्तों उत्तराखंड में होंगे। और बाकी साधन प्रकाश बेस्ट पुरुष एथलीट है 2022 में, और हसिका रामचंद्र बेस्ट विमेन एथलेटिक है, 2 ही स्विमर हैं। FIDE द्वारा आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 कहाँ पर हुए। तो FIDE के द्वारा आयोजित जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 44वें चेस ओलंपियाड 2022 हुए हैं ना,
ये चेन्नई तमिलनाडु भारत में हुए हैं। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 को मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया। टॉर्च रिले की शुरुआत विश्वनाथन आनंद ने की। फर्स्ट रैंक इसमें उज्बेकिस्तान की आई, सेकंड आर्मेनिया की आई, थर्ड भारत की आई है। ओपन में भी भारत की थर्ड आई है, महिलाओं में भी भारत की थर्ड आई है। बेस्ट प्लेयर में बोर्ड 1 में थे इंडिया के गुकेश डी, बोर्ड 2 में भी इंडिया के नील सरीन थे। और यहाँ पर फाइट द्वारा जो 44वें चेस ओलंपियाड में एक ट्रॉफी दी जाई गई है, जो गैप्रिन-दासविली ट्रॉफी है, कप है, ये भारत ने जीता है। अगला फाइट का 45वां चेस ओलंपियाड होगा बुडापेस्ट हंगरी में 2024 में। नेक्स्ट सवाल है 1873 में महात्मा फुले ने किसकी स्थापना की थी? तो यहाँ पर ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की थी 230 ईसा पूर्व में। सातवाहन राजवंश में सिमुक था। सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमामी और यज्ञश्री सातकर्णी, ये थे। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान या फिर पैठन भी कहते हैं, महाराष्ट्र में। बिहार का नृत्य जिसमें सिर्फ पुरुष नृत्य करते हैं, ये सवाल था। एक हर्डल का सवाल था, 100 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ संबंधित। अब जो 100 मीटर की बाधा दौड़ है, ये केवल महिलाओं के लिए होती है, पुरुष के लिए 110 मीटर की रहती है। और इस बाधा दौड़ 100 मीटर में 33 इंच ऊंचाई की 10 बाधाएं रहती है। और अगला सवाल जो है, 2011 जनगणना में साक्षरता में सर्वाधिक दशक की वृद्धि। 2001 से 2011 में जनगणना में हाईएस्ट साक्षरता में वृद्धि देखने को मिली, वो त्रिपुरा में मिली। यूटी में हाईएस्ट दादर नगर हवेली में। भारत की साक्षरता में दशक की ग्रोथ रेट है 9.21%। तो ये सवाल आपके पूछे गए हैं 22 नवंबर 2023 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कितने सवाल आपके करेक्ट हो पा रहे हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। न्यू कैंडिडेट टेस्ट सीरीज के लिए टीटीजी की कूपन कोड यूज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेहतरीन डील चल रही है, टेक्स्ट बुक्स यदि आप मॉक टेस्ट लेते हो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा इंतजार मत करो, मॉक टेस्ट की शुरुआत करो, अपनी तैयारी को ऊपर रखो, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करो, स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी को जारी रखो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।